Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is The Old Man and the Sea book review. तो The Old Man and the Sea यह एक किताब है और आज हम इस किताब का रिव्यू देखने वाले हैं। तो बुक रिव्यू का मतलब है किताब की समीक्षा। तो इसे साहित्यिक आलोचना भी कहा जाता है जिसमें उस किताब का सारांश वर्णन किया जाता है या फिर उस किताब के अंदर क्या बताया गया है, उसे किस शैली में लिखा गया है और उसके गुण क्या है, इन सभी के आधार पर उस किताब का विश्लेषण किया जाता है। तो इसे ही बुक रिव्यू कहा जाता है। तो बुक रिव्यू से रीडर्स को यह फायदा होता है कि उन्हें पता चलता है कि बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो इससे उनका समय बचता है। तो देखते हैं इस बुक का रिव्यू किस तरह है। लेट्स स्टार्ट। अगर हम इस बुक के कवर पेज को देखते हैं तो वहां पे हमें इसके राइटर दिखते हैं और राइटर का नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। वो एक अमेरिकन राइटर थे। तो उन्होंने यह किताब 1951 में लिखी थी और 1952 को इसे पब्लिश किया था और यह किताब इतनी फेमस हुई कि इस किताब की वजह से उन्हें 1953 में पुलित्जर प्राइज और 1954 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो इस कवर पेज पे हमें समंदर के वेव्स भी देखने को मिलते हैं और एक फिश भी दिखाई दे रही है। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या इस बुक में लिखा गया है। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट पैरा में इस किताब का सारा अंश समरी बताई गई। एन ओल्ड मैन एन एक्सपीरियंस क्यूबन फिशरमैन। तो यह कथा एक बूढ़े और अनुभवी फिशरमैन की जो क्यूबा का रहने वाला है। हालांकि उनका नाम नहीं बताया गया लेकिन उनका नाम है सैंटियागो। तो क्या होता है उनके साथ? ही हैज अ टेरिबल बैड लक एंड इज अनेबल टू कैच एनी फिश फॉर 84 डेज। तो वह बूढ़ा आदमी भयंकर अपशकुन से गुजर रहा था कि वो 84 दिनों तक मछली पकड़ने में असमर्थ होता है। तो ऐसे बैड लक को हमारे यहाँ तो साढ़े साथी कहा जाता है। तो एक फिशरमैन को इतने दिनों तक अगर फिश ना मिले तो वह अपनी जिंदगी कैसे गुजारेगा? ही इज यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस मैनोलिन। तो उसका एक नौजवान निष्ठावान चेला था, नौसिखिया था, जिसका नाम था मैनोलिन। तो वह सैंटियागो के पास फिशिंग करना सीख रहा था। So he has been forced by his parents to start working with another fisherman. तो मैनोलिन के ऊपर उसके माता पिता द्वारा जबरदस्ती की गई कि उसे किसी और मछुआरे के साथ काम करना चाहिए क्योंकि सैंटियागो का टाइम खराब चल रहा था और अगर उसे ही कुछ नहीं मिला तो वह अपने चेले को मैनोलिन को क्या देगा। मगर ऊपर अगर देखे तो मैनोलिन के लिए डिवोटेड वर्ड आया है क्योंकि अपने पेरेंट्स द्वारा मना करने के बावजूद वो सैंटियागो की झोपड़ी में हर रात उनसे मिलने जाता था, उनके मछली पकड़ने के औजारों को खींच के लेके आता था और उनके लिए खाना पकाता था और उनके फेवरेट प्लेयर जो डिमैगियो के बारे में बातें करता था। The old man resolves to sail out farther than all the other fishermen and attempt to catch really big fish. अब वो बूढ़ा आदमी मछली पकड़ने के लिए बाकी सारे मछुआरों के भी आगे जाने के बारे में निश्चय कर लेता है और बड़ी मछली पकड़ने की कोशिश करता है। तो शायद वह अपने 84 डेज के बुरे वक्त को खत्म करना चाहता था। ऑन द 85th डे ही सक्सीड्स इन हुकिंग अ मार्लिन विथ हिज बेट। तो 85वें दिन वह उसके चारे के मदद से एक मार्लिन फिश को कांटे में फंसा लेता है। मतलब उसका बुरा वक्त खत्म होने वाला था। तो मार्लिन एक फिश है जिसमें 10 प्रजातियां पाई जाती है। वह आकार में लंबी होती है तो उनकी भाले जैसी थुतनी या चोंच होती है। बट द मार्लिन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम एंड स्टार्ट्स पुलिंग द बोट। परंतु वह कांटे में फंसी हुई मार्लिन उनके लिए बहुत ज्यादा ताकतवर थी। मतलब कांटे में फंसने के बावजूद वह उसे खींच नहीं पा रहे थे और वह मार्लिन ही उसके बोट को खींचने लगी। तो क्या सैंटियागो उस मार्लिन को पकड़ पाता है या नहीं, देखते। द ओल्ड मैन एंड द सी इज द स्टोरी ऑफ द ओल्ड मैन स्ट्रगल विद मार्लिन एंड हिज लेटर बैटल अगेंस्ट शार्क्स। तो यह कथा उस बूढ़े आदमी के और उस मार्लिन के साथ हुए संघर्ष की कथा है जो फिश उनसे कई गुना बड़ी थी। तो उनका यह स्ट्रगल 2 दिन 2 रात तक चला लेकिन उस बूढ़े आदमी ने हुक की लाइन मतलब रस्सी छोड़ी नहीं और आखिर में तीसरे दिन तक उसे पकड़ लिया और मार्लिन को पकड़ने के बाद फिर उसे किनारे तक सही सलामत लेके जाने के दौरान उस मार्लिन के खून की तरफ शार्क्स अट्रैक्ट हुए। तो यह स्टोरी शार्क्स के साथ उसकी लड़ाई को भी दिखाती है। तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि आगे क्या हुआ।
तो सैंटियागो उनमें से एक बड़े शार्क को और साथ ही 5 और शार्क्स को मार देता है, लेकिन फिर भी शार्क्स आती रहती है और कुछ समय बाद वे पूरी मार्लिन फिश को खा जाते हैं और बच जाता है उस मार्लिन फिश का स्केलेटन। तो जब सैंटियागो किनारे पहुंचता है तो दूसरे दिन जब बाकी मछुआरे सैंटियागो के बोट के बाजू में बंधे उस स्केलेटन को देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो मार्लिन फिश 18 फीट की थी। सेकेंड पैरा इज अबाउट सोशल एंड हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट। तो इस किताब का सामाजिक या ऐतिहासिक रेफरेंस क्या है, संदर्भ क्या है, यह देखते हैं। हेमिंगवेज नॉवेल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड ऑल्सो ड्रॉज हेवीली ऑन हिज लाइफ। तो इस नॉवेल के राइटर है अर्नेस्ट हेमिंगवे और उनके नॉवेल सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ज्यादातर उनके जीवन पर ही आधारित है। तो देखते हैं कैसे। He had experience of fishing in the Cuban waters and like the old man, he was also a fan of baseball. तो हेमिंगवे को भी क्यूबन वाटर्स में फिशिंग का अनुभव था, जो स्टोरी में बताया गया है। और उस बूढ़े आदमी मतलब सैंटियागो की तरह वह भी बेसबॉल के एक फैन थे। तो इसके लिए इस किताब में बेसबॉल के बारे में भी बताया गया है। He worked for Red Cross during First World War and was injured by shrapnel when he was in Italy. तो उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान 1917 में रेड क्रॉस के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर का काम किया और जब वह इटली में थे तब एक श्रैपनेल की वजह से घायल हुए, जहां पे उनके दोनों पैर जख्मी हुए थे। तो रेड क्रॉस मतलब यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन इंसान की जिंदगी और सेहत को बचाना है। इसकी स्थापना 1863 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई और इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध या विपदा के दौरान जो कठिनाई आती है उसमें राहत दिलाना होता है। तो इस संस्था को उनके काम के वजह से 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और श्रैपनेल का मतलब यह है कि एक ऐसा बम जिसके अंदर गोलियां रहती है। हेमिंगवे ऑलवेज टॉक्स अबाउट द नीड टू स्ट्रगल अगेंस्ट डिफीट और डेथ। हेमिंगवे हमेशा हार या मौत के खिलाफ संघर्ष की जरूरत है इसके बारे में बात करते हैं। मतलब इन दोनों को, हार या मौत को, हमें आसानी से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एंड हाउ डिटर्मिनेशन एंड एंड्योरेंस कैन हेल्प वन टू विन इन दिस स्ट्रगल। और हमारा दृढ़ संकल्प और धीरज किस तरह हमें इस संघर्ष में मदद कर सकता है, यह बताते हैं। द ओल्ड मैन इज एट द एंड ऑफ द नॉवेल वेरी नियर डेथ। तो नॉवेल के अंत में वह बूढ़ा आदमी मृत्यु के करीब होता है। But we know that the story of his suffering and loss will live on in the memories of the people of his village. पर हम जानते हैं कि उसके कष्टों की और नुकसान की कहानी उसके गांव के लोगों की याद में हमेशा रहेगी। Ultimately, his story becomes one of triumph because the tales of his life will live on even after his death. अंततः उस बूढ़े आदमी की कहानी एक ऐसी विजय की कहानी बन जाती है जो उसके मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगी। तो जब हमारे लाइफ में बुरा वक्त आता है तो तब हमें हताश हुए बिना स्ट्रगल करना चाहिए। तो हमें भी कुछ ऐसा करके जाना है जिसके वजह से मरने के बाद भी हमें लोग याद रखेंगे। द नॉवेल इज पब्लिश्ड इन 1952 when people were trying to recover from the mass destruction wrought by the 2 world wars. तो यह नॉवेल 1952 में प्रकाशित हुआ जब दुनिया के लोग 2 विश्व युद्धों के द्वारा बड़े पैमाने पर हुए विनाश से उबरने की कोशिश कर रहे थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918, 4 साल, जिसमें अनुमानित 14 मिलियन लोग मरे थे। वही वर्ल्ड वॉर 2 अगर देखें तो 1939 से 1945, 6 साल तक चला था, जिसमें तकरीबन 35 to 60 मिलियन लोग मरे थे। मतलब हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया था और हर कोई दुखी था। And this tale of endurance and ultimate triumph immediately struck a chord with the readers. तो यह कहानी जो सहनशीलता की और अंत में विजय की थी, तो इसने तुरंत रीडर्स के दिल को छू लिया। मतलब यह कहानी उन्हें अपनी ही कहानी लगी और बाद में यह किताब बहुत फेमस हुई और इसी किताब की वजह से उन्हें वह प्राइज मिले। अब देखते हैं थर्ड पैराग्राफ, राइटिंग स्टाइल। तो इस किताब में राइटर ने किस शैली में लिखा है देखते हैं। हेमिंगवेज लैंग्वेज इज सिंपल एंड पिथी। तो हेमिंगवे की लिखने की जो भाषा है वो सरल है लेकिन अर्थपूर्ण है। मतलब उसमें बहुत ज्यादा अर्थ भरा है। He mostly writes in short and straightforward sentences. वो ज्यादातर छोटे और साफ सरल वाक्यों में लिखते हैं। And practices an extreme economy in his use of words.
और वो शब्दों का उपयोग करते वक्त बहुत ही कम शब्द इस्तेमाल करते। मतलब हम बहुत सी जगह पे अननेसेसरी वर्ड्स इस्तेमाल करते, जैसे वेरी का इस्तेमाल देखिए, ही इज वेरी एंग्री, बट एक्चुअली वेरी एंग्री की जगह हम फ्यूरियस भी लिख सकते थे। दिस सिंप्लिसिटी इज डिसेप्टिव, पर यह सरलता धोखा देने वाली। क्यों, देखते हैं। एंड रीडर कैन रीड हिज वर्क अगेन एंड अगेन एंड फाइंड न्यू लेयर्स ऑफ मीनिंग एवरी टाइम। और कोई रीडर अगर उनके काम को, किताब को बार बार पढ़ता है तो उसे हर बार उन लाइंस में, उन सेंटेंसेस में नया अर्थ मिल सकता है। तो इसी के लिए ऊपर लिखा था, उनके सेंटेंसेस, उनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है लेकिन पिथी, मतलब अर्थपूर्ण है। देखते हैं फोर्थ पैरा, माई थॉट्स। तो जिसने भी ये रिव्यू लिखा है, देखते हैं उनका ओपिनियन क्या है। आई फर्स्ट रेड दिस नॉवेल ईयर्स अगो व्हेन आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट एट ऑल एंड वाज लेफ्ट अनइम्प्रेस्ड। तो मैंने सालों पहले इस नॉवेल को पहली बार पढ़ा, तब मुझे यह किताब बिल्कुल समझ भी नहीं आई और मुझे यह किताब पसंद भी नहीं आई। इन स्पाइट ऑफ दिस, अ विविड इमेज रिमेन्ड विथ मी। तो इसके बावजूद एक सुस्पष्ट छवि मेरे साथ रही। तो वो छवि किसकी थी, देखते। एन ओल्ड मैन होल्डिंग ऑन टू हिज फिशिंग लाइन विद द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ। इस किताब को पढ़ने के बाद उन्हें बस एक ही इंसान नजर आ रहा था, वह बूढ़ा व्यक्ति जो अपनी ताकत के आखिरी दम तक उस मछली पकड़ने की रेखा को, उस रस्सी को पकड़े हुए था। रिसेंटली आई रेड दिस बुक अगेन एंड वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड। हाल ही में मैंने इस किताब को फिर एक बार पढ़ा और इस बार मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया। तो क्यों भावुक हुए? द फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ ऑफ द ओल्ड मैन्स कैरेक्टर, द क्वाइट डिवोशन ऑफ द इम्पैथेटिक मैनोलिन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू आर हार्ट वार्मिंग। तो उस बूढ़े आदमी की असीम ताकत, सहानुभूति से भरी मैनोलिन की अपनी मास्टर के लिए निष्ठा और उन दोनों के बीच का संबंध दिल को छूने वाला था। हेमिंगवेज डिस्क्रिप्शन ऑफ द सी एंड द क्रीचर्स ऑफ द वाटर आर ब्यूटीफुल। तो हेमिंगवे ने अपनी किताब में जिस तरह समुद्र का और पानी में रहने वाले जो जीव है उनका वर्णन किया है, वो इस रिव्यू करने वाले को बहुत सुंदर लगा। The marlin fights for its life desperately and it is hard to know whether a sympathy should lie with the old man or with the marlin। तो मार्लिन अपने जीवन के लिए पूरी तरह से लड़ता है और यह जानना बहुत कठिन होता है कि हमारी सहानुभूति किसकी तरफ है। या हमारी सहानुभूति उस बूढ़े आदमी के साथ होती है या उस मार्लिन के साथ है। मतलब कभी कभी रीडिंग करते वक्त हमें लगता है कि यार इस मार्लिन के साथ गलत हो रहा है, तो कभी कभी हमें लगता है नहीं यार इस बूढ़े इंसान के साथ सही होना चाहिए। But as the novel progresses, the old man and the marlin are inseparably linked because both stand for the same ideal। लेकिन जैसे जैसे नॉवेल आगे बढ़ता है, स्टोरी आगे बढ़ती है, तो वह बूढ़ा आदमी और वह मार्लिन अविभाज्य रूप से जुड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही आदर्श के लिए हमें दिखते हैं। तो वह कौन सा आदर्श है? That is a noble struggle against destruction। तो वह आदर्श है विनाश के खिलाफ एक महासंघर्ष। तो वो मार्लिन हो या बूढ़ा आदमी हो, खुद को बचाने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसी है ये किताब जिसमें इतना सामर्थ्य है कि हमें किसी भी बुरी परिस्थिति में लड़ने की हिम्मत देती है। तो ऐसे किताब को तो पढ़ना ही चाहिए। एंड हियर एंड्स अ लेसन and the syllabus of this year। I hope you would have understood this lesson, this review very well. Thank you so much for watching the whole video and subscribing this channel. Keep studying. Bye bye.